अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। HRTV के ख़ुसूसी प्रोग्राम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो नीट काउंसलिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी वो बैरून ममालिक के अंदर भी वो जो है जाने जाते हैं। बड़ी मशहूर शख्सियत है जिनका नाम अब्दुर्रब आरिफ साहब हैं। आज वो इन तमाम सवालात का जवाब देंगे जो नीट के अंदर जिन बच्चों का एडमिशन, पेरेंट्स जिन बच्चों के लिए एडमिशन के लिए अपने परेशान हैं या फिर वो फ़िक्रमंद हैं कि अब किन बच्चों को कैसे एडमिशन दिलाया जाए और दाखिले के लिए क्या शराइत हो सकते हैं। उन तमाम जितने मुख्तलिफ़ सवालात हैं जो आप लोगों के जहन में इस वक्त आ रहे होंगे, उन तमाम सवालात का जो है वो बहुत ही मुख्तसर और मुदल्लल जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आइए अब अब्दुर्रब आरिफ साहब से हम बात करते हैं। नादरीन की खिदमत में मैं अब्दुर्रब आरिफ अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, HRTV का मैं तहे दिल से शाकिर व ममनून हूँ कि उन्होंने आज मुझे आप लोगों के रूबरू करने के लिए मदऊ किया। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फ़िलअप करने की डेट रिलीज़ हो चुकी। 7 फरवरी तक 7 मार्च तक है। 1 महीने का टाइम दिया गया। तो इसीलिए हमको चंदा ज़रूरत नहीं है कि हम भाग दौड़ करें और जल्द से जल्द जो है ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें। वजह यह है कि NTA एक ऐसी एजेंसी है जिसका मैंने हर वक्त कंडम किया है। ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट तो करते हैं नेशनल लेवल के, एक नहीं कई एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ यानी लकुनाज रखते हैं, टेक्निकल लकुनाज होते हैं जिसके इवन आज 5-6 दिन हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होके, आज भी एक टेक्निकल लकुना पड़ा हुआ है कि कंट्री ऑफ रेसिडेंस, उसको लेकर जो है ना वेबसाइट में उनका जो विंडो है वो जो है ना गड़बड़ कर रहा है। तो इस एतबार से जो है उससे पहले जो है ना 10th के CGPA को लेके बच्चे परेशान थे। तो मेरी हमारे कैंडिडेट से भी ये जो है ना गुजारिश है कि इतनी जल्दी आप लोग करते क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा बकरीद की ईद में बकरे काटने की जल्दी होती है, उसी तरह हमारे नीट के कैंडिडेट जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, अपलोड करने, ये करके जो है ना आप लोग खुद अपनी परेशानी में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर आप लोगों को जो है ना प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी को रुजू करना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों के रूबरू होता हूँ और आप लोगों के जो भी जो है ना सवालात होते हैं या डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि उजलत मत कीजिए। आपके पास 7 मार्च तक टाइम पड़ा हुआ है और जब तक जो है ना जो कुछ भी टेक्निकल लकुनाज NTA के हैं वो बतदरीज जो है ना वो लोग उसको एड्रेस करते जाएंगे। जब एक बार उनका जो है ना वेबसाइट टोटल कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा तो जब आप लोग जो है ना कीजिए तो बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ जनरल डाउट्स जो है ना हमेशा हर साल होते हैं। उसकी वजह यह है कि हर साल नया बैच आता है। पिछले साल जिन लोगों ने जो तकालीफ उठाई वो इस साल नहीं उठाएंगे। अब जो बैच आता है तो नया आता है, तो जाहिर है कि उनको जो है ना नए नए डाउट्स आते हैं, तो उसका क्लियरेंस हमको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। तो इस एतबार से सबसे पहला मेरे पास जो बहुत ज़्यादा यानी लोगों ने सवाल किया है कि साहब ये OBC और EWS जनरल NCL को लेकर तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए एक ख़ास जो है ना रिजर्वेशन दिया गया है, वो है BCE के तहत। और ये BCE सिर्फ़ और सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा के कैंडिडेट्स के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर आप ये BCE सर्टिफिकेट लेके बाजू की रियासत कर्नाटका या महाराष्ट्र जाएंगे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये बात आप जहन से निकाल दीजिए कि आपका BCE सर्टिफिकेट OBC की कैटेगरी में आता है। तो जितने कैंडिडेट्स के पास, सिर्फ जितने कैंडिडेट नहीं बल्कि हमारे जितने मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं तेलंगाना के, वो किसी OBC में या रिजर्वेशन में नहीं आते। इसीलिए उनको एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में जनरल कैटेगरी ही भरना है। जनरल से हटके कोई और कैटेगरी नहीं भरना है। अगर आपको कोई यानी कहते हैं कि कोई अदर कैटेगरी भरो तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं और गैर ज़रूरी आपको परेशान कर रहे हैं। खैर वैसा कोई बड़ा मसला होने वाला नहीं है, चूँकि 100 रुपये की फ़ीस का जो है ना डिफरेंस होता है। खुदा ना खास्ता अगरचे वो लोग जो है ना सवाल कर बैठे कि जब आप जो है ना OBC में नहीं आते तो आप 100 रुपये फ़ीस क्यों कम पे करें, तो गैर ज़रूरी का मसला आता है। तो फ़ी स्ट्रक्चर यूँ है कि जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए 1700 है, जो EWS और OBC है उनके लिए 1600 है, और जो शेड्यूल ट्राइब और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 1000 रुपये है। और जो NRIs है हमारे, वो NRIs की क्या जो फ़ी है वो है 9500 इंडियन करेंसी में। तो आप कन्वर्शन करके भी उसको पे कर सकते हैं, आपके हिसाब से पे कर ले सकते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स, ये सिर्फ शेड्यूल क्या, शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर बता रहा हूँ, ओबीसी में भी बी कैटेगरी के जो, यानी बी कैटेगरी हमारी तेलंगाना की है, उसमें जो है ना लोग नहीं आएंगे, तो वो भी जनरल में ही आएंगे। तो इसलिए आप जो है ना ओबीसी को ऑप्ट करने की बिल्कुल बात अपने दहन से निकाल दीजिए, अपने ध्यान से निकाल दीजिए, आपको जनरल कैटेगरी में ही डालना है। अब दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बीसी सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहते हैं कि साहब जनरल ईडब्ल्यूएस एनसीएल, तो एनसीएल के माने हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो लोग ले सकते हैं जिनके पास बीसी सर्टिफिकेट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में सेंट्रल काउंसलिंग में ही काम आता है। तेलंगाना में कुछ नॉमिनेटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस का जो है ना आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन बीसी कैंडिडेट्स को जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ईडब्ल्यूएस को ऑलमोस्ट जनरल के थोड़ा सा आजू बाजू 19-20 जो है ना डिफरेंस होता है, लेकिन बीसी का ऐसा नहीं है। बीसी का बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो है ना बीसी का 483 पे कट ऑफ हुआ था या 484 पे कट ऑफ हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस का 500 प्लस पे कट ऑफ हुआ था। तो इतना वास्ट डिफरेंस होता है। तो ईडब्ल्यूएस का तेलंगाना के कैंडिडेट को, लोकल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा में इसका फ़र्क पड़ता है। तो नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें सभी रिलीजन आते हैं जो अपर कास्ट के हैं, जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। वही लोग आते हैं जिनका पेरेंटल इनकम कह रहा हूँ मैं, फादर या मदर का इनकम नहीं कह रहा हूँ, पेरेंटल इनकम दोनों का मिला के अगर एनुअली हर साल 8 लाख से कम हो या 8 लाख तक हो, 8 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, उनके पास 100 गज का ज़ाती मकान नहीं होना चाहिए। तीसरा, 1100 फीट का स्क्वायर फीट का जो है ना ओन फ्लैट नहीं होना चाहिए, या 100 यार्ड्स का ओपन प्लॉट नहीं होना चाहिए, और उनके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए। यही लोग जो है ना ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है। अगर इसके ऊपर है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अब आएंगे क्रीमी लेयर में। क्रीमी लेयर इज इक्वल टू ओपन कैटेगरी, तो आपको कोई उससे जो है ना बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इस एतबार से बेहतर ये है कि अगर किसी के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करें, अगर नहीं है तो आप अगरचे बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोविज़न दिया है उसने कि आपको जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा, और उसकी रिसीट का रजिस्ट्रेशन नंबर और किस दिन आपने अप्लाई किया था वो जो है ना आपको वहाँ पर अपलोड करना है। अगरचे आप अब नया फ्रेश डालना चाह रहे हैं, अगर आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से आपको जो है ना नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट भी ऐसा ही है कि आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए हो या सेंट्रल काउंसलिंग के लिए हो, 1 अप्रैल के बाद जो आप सर्टिफिकेट लेंगे इनकम सर्टिफिकेट, चाहे वो फी रिएम्बर्समेंट के लिए हो या स्कॉलरशिप लेने के लिए हो, तो वो भी 1 अप्रैल के बाद का जो सर्टिफिकेट आप ले लेंगे तो वो वैलिड होगा। इससे पहले सिर्फ आप एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। अच्छा, कैंडिडेट्स जो है ना एक और मुगालते में होते हैं कि देखिए एनटीए जो कुछ भी डेटा जमा कर रहा है इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपको कोई मराद देने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है, कोई कंसेशन देने वाला नहीं है। सिर्फ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करके उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करके आपके मार्क्स बना के लिस्ट बना के एमसीसी को दे देगा। एमसीसी के बाद से जो यानी मराहल शुरू होंगे एडमिशन के, जब ये सारी चीज़ों के आपको जो है ना सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ों का लेकिन एनटीए का सबसे यानी हमेशा लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने का यही जो है ना एक रोल रहा है कि अननेसेसरी डेटा ये लोग जमा करते हैं जो कैंडिडेट्स को दुनिया का परेशानी में डाल के रख देता है। आप एक बात और ज़हन से निकाल दीजिए कि किसी सूरत में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता जब तक कि आपने कोई गैर क़ानूनी या गैर इल्लीगल हरकत अगर किए हैं, कैंडिडेट जो मिस इन्फॉर्मेशन दिए हैं, जो आप नहीं है, जाली सर्टिफिकेट लगाए हैं, तो ही कुछ होता है। अदरवाइज़ 99.999 अगर आप कोई गलती हो भी जाती है एप्लीकेशन में तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आसानी के साथ फिर बाद में जब विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा, 3 दिन के लिए होगा मार्च के महीने में इंशाल्लाह, तो जब आप जो है ना 7 to 9 होगा गालिबन, तो जब आप जो है ना जो अगर कोई गलती आपसे सरदर्द हो गई है तो उसको जो है ना करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सारे विंडोज़ खोलेगा या नहीं खोलेगा इसका अंदाज़ा नहीं है। लास्ट ईयर सारे विंडोज़ खोला था, इस साल जो है ना ज़रूरी नहीं। उससे पहले जो है अच्छा इस साल जो है फॉर्मेटिंग जो होगी
वो प्री कोविड की होगी, आपके एग्जामिनेशन की जो फॉर्मेटिंग है प्री कोविड की होगी। तो लास्ट ईयर तक के जो चलता आ रहा था 200 मार्क्स आया 200 मिनट का, उसको भी आप जहन से निकाल दीजिए। इंशाल्लाह वो जो है ना बाद में, इसके बाद का हम अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की हम बात करेंगे, बाद में जैसे इसके यानी एग्जामिनेशन का तरीक़ा क्या है, आगे के क्या क्या जो है मराहिल है, वो हम फिर इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में HRT वालों का अगरचे मेरे साथ ऐसे ही यानी एसोसिएशन रहा और आप लोगों का मेरे साथ जो है ना कोऑपरेशन रहा, तो इंशाल्लाह आपको हर सब्जेक्ट पर मैं एक यानी एपिसोड देता रहूँगा जो आपके प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व करे। तो आपको समझ में आ गया है कि OBC और EWS NCL में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर काम में आता है, किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया है आपका। दूसरा जो सवाल है पेरेंटल ऑक्यूपेशन के बारे में पेरेंटल ऑक्यूपेशन के बारे में जो है ना, आपके पेरेंट का फादर्स ऑक्यूपेशन मदर्स ऑक्यूपेशन 2 कॉलम बताया है। ड्रॉप बॉक्स आप ओपन कीजिए, ड्रॉप बॉक्स में सारी चीज़ उसका जो आपके पेरेंट के ऑक्यूपेशन के जो है ना वो कोड नंबर बता दिया है। आप देख लीजिए, अगर आपके वालिद साहब बिजनेस कर रहे हैं तो उसका कोड क्या है वो कोड फिट कर दीजिए। आपकी वालदा हाउस वाइफ है तो उसका कोड क्या है वो फिट कर दीजिए। तो इसमें इतना परेशान आप लोगों को होने की ज़रूरत नहीं। आप ड्रॉप बॉक्स को ओपन कीजिए, जहाँ पर 90% ड्रॉप बॉक्स से ही जो है ना एप्लीकेशन फिलअप हो रहा है। जहाँ पर आपको टाइप करके डालने का है वहाँ पर जो है ना उतने कोई मसला ही नहीं है, आप जो है ना फॉलो करते जाइए। उसका सबसे पहली चीज़, हमारे कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को नहीं पढ़ते हैं। आपको चाहिए कि पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को थारोली जो है ना 1 नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए। आप पढ़ने के बाद में उसके एतबार से आप अपने सर्टिफिकेट्स लेके बैठ जाइए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब एक और नया प्रॉब्लम आ गया है कि कई कैंडिडेट्स ने कल मुझे फ़ोन पर कहा कि साहब वो मी सेवा में हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि वो राशन कार्ड की वजह से जो है ना जो खोला गया है वहाँ पर इतना रश है कि हमको जो है ना वहाँ पर कोई घास ही नहीं डाल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में अगर सिस्टम है, प्रिंटर है, बहुत अच्छी बात है। सिस्टम प्रिंटर नहीं है तो आप घर में जो है ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब मेरे वालिदैन से मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है कि आप लोग बच्चों को खुद मुक्तफ़ी बनाइए। बच्चा खुद अपना जो है ना कैंडिडेट खुद चाहिए कि वो अपना फॉर्म फिलअप करे। मी सेवा वाला करता भी है तो कई जगह पे गलतियां कर डालता है। तो इस एतबार से अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट करेंगे। तो आप घर में अपने सिस्टम पर कर लीजिए। अगर प्रिंटर नहीं है तो वो पेन ड्राइव कहते हैं ना, उसमें ले लीजिए, बाहर जाके जो ना उसको अपलोड कर दीजिए, वहाँ से जो है ना आप आगे भेज सकते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है। हर चीज़ को हम अगर इशू बनाते जाएंगे तो हमारे कोई भी मसले जो है ना हल नहीं होंगे। तो पेरेंटल ऑक्यूपेशन का जो है ना, अगर आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है फादर, उसका कोड नंबर क्या है वो डाल दीजिए। आपकी मदर हाउस वाइफ है या गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग लेडी है तो वो डाल दीजिए। प्राइवेट है तो हर एक का जो है ना कोड नंबर दिया हुआ है, उसको आप डालते चले जाइए, आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। SSC के मार्क्स को लेकर कैंडिडेट्स में एक ये NTA की जो है ना ग्लिचिंग है। एक्चुअली NTA हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो परसेंटेज और CGPA का कन्वर्शन पूछा है वो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप ड्रॉबैक जब ओपन करेंगे, अगर आपके मेमो में परसेंटेज है, HSC के मेमो में आपके SSC का 10th का जो है, SSC हो या CBSE और किसी का भी हो, अगर परसेंटेज है तो आपके टोटल मार्क्स ले लीजिए, आपके अपटेंड मार्क्स ले लीजिए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, सीधा परसेंटेज डाल दीजिए, आपको CGPA पूछेगा ही नहीं। हाँ, अगर किसी को GPA में दिया गया है रिज़ल्ट, अगरचे दिया गया है, मैं नहीं समझता कि 90% तो नहीं है, अगर दिया गया है तो आपको उसको कन्वर्शन करने में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कन्वर्शन का बहुत आसान तरीका ये है कि आपका जो मार्क्स का परसेंटेज होता है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जो आपको रिजल्टेंट आता है उसको 4 से इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो CGPA का कन्वर्शन हो जाएगा। तो कोई बड़ा मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपका परसेंटेज 90 है, आउट ऑफ 100 90 है, तो आप 90 को 100 से डिवाइड कीजिए। 100 से आप 90 को डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा, 0.9 आएगा। उस 0.9 को अगर आप 4 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 आएगा आपका CGPA। कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर अगर जो उसी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो वाइस वर्सा चले जाइए। आप 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो 3.6 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसको जो है ना 90 से आप 100 से जो है ना मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो फिर 90 बन जाएगा, तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो उसमें कोई बड़ा मसला है। लेकिन आप परसेंटेज को ही कॉन्सनट्रेट कीजिए, GPA पे मत जाइए। आप परसेंटेज डाल भी दिए एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला नहीं है, उसको बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ना एग्जामिनेशन कोर्स को लेकर जो है ना बात बड़ी तवील चल रही है। देखिए आपको सिर्फ 3 कोड पर जो है ना कॉन्संट्रेट करना है। पहला कोड जो एग्जामिनेशन कोड नंबर 1 है
वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है, या आप वो अभी जो है ना इंटर पास नहीं किए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका रिज़ल्ट अभी आगे आएगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म चूँकि आप फिलअप करना है नीट का, तो आपको जो है ना कोड नंबर 1 जो है ना सेलेक्ट करना है उसको। अब उसमें कंडीशन ये है कि आपका इंटर का जब रिज़ल्ट आएगा उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें अगर आपके 50% या अबव मार्क्स आते हैं तो ही आप नीट में अपियर होने के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी आप जहन में रख लीजिए। तो वो लोगों के लिए कोड नंबर 1 है। कोड नंबर 2 उन लोगों के लिए जो CBSE का एग्ज़ाम दिए हैं या ICSE का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए। और कोड नंबर 3 जो है वो सारे इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स के लिए, तेलंगाना में जितने भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए हैं, जिसको हम IPE कहते हैं ना, अब वो जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए हैं, 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, वो लोग चाहे वो रिपीटर्स हों, ड्रॉपर्स हों, पहली बार हो रहे हो या जो है ना बीच में गैप दे के कुछ भी करें हो, आप इंटर पास करें हैं, इंटर 12th पास करें हैं, तो आप कोड नंबर 3 में आ जाएंगे। ये बहुत ही आसान चीज़ें जहन में बिठा लेने की। और NRI जो हैं वो लोग NRI कोड नंबर 7 करेंगे। इससे हटके हमारे को कोई दूसरा कोड अप्लीकेबल नहीं है। NRI 7 जो इंटर पास किए हैं या रिपीट कर रहे हैं या ड्रॉपर हैं, तो उन लोगों के लिए कोड नंबर 3, जो CBSE किए हुए हैं, ICSE किए हुए हैं, उनके लिए कोड नंबर 2, और जो बच्चे अब इंटर में एग्ज़ाम दिए हैं और नीट का एग्ज़ाम आगे लिखेंगे, वो लोग जो है ना कोड नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी बात। अगर एप्लीकेशन में खुदा ना खास्ता कोड नंबर में कोई गलती होती है, कोड नंबर 2 डाल दीजिए, आप चल जाता। चलिए गलती हो रही है आपकी, तो आपका कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला नहीं है। NTA को आदत हो गई है डेटा डंप करने की, ये सब कचरा जमा करके जो है ना आपका गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने के लिए है, अदरवाइज ये आपके एप्लीकेशन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे आपके पूछे, आर यू द सिंगल गर्ल कैंडिडेट इन योर फैमिली, फर्ज कीजिए अगर 4 लड़कियाँ हैं तो क्या आप NTA में बैठने नहीं देंगे उनको? एक अजीब किस्म की बेवकूफ़ किस्म के जो है ना वो पूछते रहते हैं हमेशा। आर यू ट्विंस? अच्छा ट्विंस है तो भी आप नहीं बैठने देंगे एग्ज़ाम में। तो व्हाट इज़ द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर अदर ब्रदर? जब ट्विंस है तो डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होगी ना, तो नेम अलग होगा उसका। तो आप क्या करेंगे? सपोज ट्विन है, समझिए आप एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे उसको। तो गैर ज़रूरी के जो है ना लोगों को परेशान करके जो है ना NTA रखता है। हमेशा मुझे जो है ना बड़ी तकलीफ़ होती है NTA के इस रोल से, बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। अब सिटीज़ के बारे में जो है ना आप लोगों को स्टेट ओपन कर लीजिए। देखिए पहली चीज़ ये है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। तो प्रेजेंट एड्रेस वो लोग डालेंगे, मिसाल के तौर पर 90% हमारे जो बच्चे हैं ना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यहीं का है, हमारा हैदराबाद का समझिए या तेलंगाना के किसी डिस्ट्रिक्ट का समझिए, वो रहेगा। फ़र्ज़ कीजिए कोई बच्चे अदर स्टेट में जो है ना वो कोचिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीदर है, बादू का हमारा, वहाँ जाके किसी इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग सेंटर में आप वो ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, और 1 साल से आप वहीं पर है, वो वहीं पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो है ना उस कोचिंग सेंटर को आप कहिए कि आपके लिए एक ID इशू करे, एक फ़ोटो ID चाहिए उसका। तो प्रेजेंट एड्रेस में जो है ना वहाँ का, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या घर किराए पे लेके रह रहे हैं, तो किरायानामा होता है आपका, रेंटल डीड जिसको हम कहते हैं, वो लगा देगा जो है ना, प्रेजेंट एड्रेस वहाँ का बताइए। तो आप अगर चाहें तो वहाँ का सेंटर भी ऑप्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए। और परमानेंट एड्रेस तो आप यहीं का बताएंगे। तो आपके लिए जो है ना जब यानी सिटी ऑप्ट करने का चॉइस का जो है ना विंडो ओपन होगा, तो आपको 2 स्टेट जो है ना वो बताएगा। उस स्टेट में जो है ना अगर आप प्रेजेंट एड्रेस के किसी स्टेट की सिटी में करना चाहते हैं तो आप वहाँ का कर लीजिए, रायचूर में करना चाहते हैं रायचूर कर लीजिए, बीदर में करना चाहते हैं बीदर कर लीजिए, गुलबर्गा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप 3 चॉइस। नहीं, अगर आप परमानेंट सिटी आपका जो है ना हैदराबाद है, तो हैदराबाद में जो है ना आपके 3 सेंटर बहुत करीब के हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, हयात नगर है, संगारेड्डी भी आपको करीब में पड़ता है, तो ये आप लोग डाल सकते हैं। और सिटी सेंटर्स जो है ना हमेशा एक बात याद रखिए, 99.9999 वही आते हैं जो आप पहली ऑप्ट करते हैं। हालांकि 3 का पूछा है वो, लेकिन आपको पहली सिटी ही अलॉट होगी। उसके बाद दूसरा है जो ना, ये जो बाहर के जो बच्चे हैं UAE, पर्टिकुलरली UAE और KSA के जो बच्चे हैं वो बड़े परेशान हैं सेंटर्स को लेकर। तो KSA में सिर्फ एक ही सेंटर बना है,
KSA में, यानी मतलब सऊदी जो है ना वहाँ पर रियाद एक ही सेंटर बना है, पूरे जो सऊदी के बच्चे हैं वो वहीं पर एग्ज़ाम देंगे। हाँ, अलबत्ता UAE में जो है ना 3 सेंटर्स हैं, अबू धाबी है, दुबई है और शारजाह है। तो आप जो मुनासिब समझते तीनों में से करीब का जो है उसको दे दीजिए, और अब 3 सेंटर का आपके पास ऑप्शन है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ये आपको मिल सकता है। 11th और 12th के मार्क्स को लेकर भी जो है ना कैंडिडेट्स का एक प्रॉब्लम है। तो इस साल 11th के बारे में कुछ पूछा नहीं है, और सिर्फ 12th के बारे में पूछा है। लेकिन जब आपको परसेंटेज डिक्लेयर करना है तो 11th और 12th दोनों के जो है ना आपको मार्क्स लेना पड़ेगा, उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 11th के जो मार्क्स हैं आपके, आप जानते ही कि 460 हैं, और 12th के जो मार्क्स हैं वो 540 हैं, तो 1000 बन गया आपका। इन दोनों मार्क्स को अगर आप मिलाएंगे, प्रैक्टिकल्स को मिलाकर, प्रैक्टिकल्स को छोड़कर नहीं, 12th में जो प्रैक्टिकल्स आप किए हैं उनको मिलाकर आप इनको ऐड कर लेंगे। अगर जब मिसाल की तो 1000 में 900 आपका आया है तो 90% हो जाएगा, 85 आए हैं तो 850 आया है तो 85% हो जाएगा। तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है, तो उसको जो है ना आप लोग इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 11th और 12th के सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिलाना है। इंग्लिश का अलग से बताना है आपको, इंग्लिश का 50% अबाउ जो है ना, जो भी आप स्कोर किए हैं वो बताइए। अब एक एम्बेसी सर्टिफिकेट के बारे में NRIs का बड़ा प्रॉब्लम है कि साहब ये एम्बेसी सर्टिफिकेट अब अपलोड करना ज़रूरी है क्या। जो लोग अब इस वक्त बाहर हैं, NRIs हैं, तो उन लोगों को एम्बेसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट जो है ना अपेंडिक्स 15 में जो है ना वो दिया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको फॉलो कीजिए। अलबत्ता कुछ लोगों का डाउट ये है कि साहब हम जो है ना परमानेंटली एग्ज़िट करके आ गए हैं। 2 साल से बच्चे हमारे 11th और 12th यहीं पे पढ़े हैं, 10th में बाहर पढ़ के आए हैं, तो अब हम एम्बेसी सर्टिफिकेट कैसे लें। तो आपके ऊपर एम्बेसी सर्टिफिकेट लागू नहीं है, आप NRI नहीं कहलाते। आपके बच्चे 11th 12th यहाँ पर पढ़े हैं तो यहीं के जो है ना इंडियन उसमें आएंगे, तो आप परमानेंट रेसिडेंस हैदराबाद बताएंगे, आप प्रेजेंट और परमानेंट दोनों जो है आप हैदराबाद बताएंगे। तो इस एतबार से जो है ना आपको एम्बेसी सर्टिफिकेट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको एम्बेसी सर्टिफिकेट लेना है। एम्बेसी सर्टिफिकेट उन्हीं यानी वालिदैन के लिए ज़रूरी है जो वहीं पर 12th कर रहे हैं बच्चे और वहीं से नीट लिख रहे हैं, उनके लिए एम्बेसी सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ के बच्चों के लिए एम्बेसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि साहब हम 10th तक जो है ना बच्चों को बाहर KSA में या UAE में पढ़ाए हैं और 11th 12th यहाँ पर पढ़ाए हैं, तो वो लोग जो है ना लोकल में आएंगे, नॉन लोकल में आएंगे या NRI में आएंगे। तो पिछले साल आप खुली तरीके से गवर्नमेंट तेलंगाना ने GO नंबर 33 के तहत इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि जो कैंडिडेट्स 9th 10th 11th 12th यहाँ पढ़े हैं सिर्फ वही यहाँ के लोकल होंगे, और 12th का एग्ज़ाम भी यहाँ अगर वो दिए हैं कंपलसरीली तो ही वो यहाँ के लोकल कैंडिडेट होंगे। मामला अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है, जब तक डिसीजन नहीं आया यही रूल लागू रहेगा। डिसीजन आने का जो हो सकता है कि फिर उसमें कोई तरमीम हो तो हो, लेकिन एज ऑन टुडे आप जो है यहाँ के लोकल नहीं है। और दूसरी चीज़ एक कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में ये है कि जो बच्चे 11th और 12th जो है ना यहाँ पर पढ़े हैं, 10th तक बाहर की कंट्री में पढ़ के आए हैं, वो नॉन लोकल में आते हैं क्या? बिल्कुल गलत। अगर कुछ लोगों ने जो है ना ये मशवरा दिया है कि आप नॉन लोकल में आते हैं, आप मैनेजमेंट कोटा की B कैटेगरी में नहीं आते। इसलिए नहीं आते कि नॉन लोकल उन्हीं को कहा जाता है जो तेलंगाना स्टेट के बाहर विद इन दी कंट्री अदर स्टेट में जो बच्चे पढ़े हैं वो नॉन लोकल कहलाते हैं। उनको 15% रिजर्वेशन B कैटेगरी मैनेजमेंट में है। जो आउट ऑफ इंडिया पढ़े हैं, चाहे वो 1 साल ही क्यों ना पढ़े हों, वो NRI में ही आएंगे और C कैटेगरी में ही उनको मैनेजमेंट में सीट मिलेगी। उनको B कैटेगरी में भी एलिजिबिलिटी नहीं है, A कैटेगरी में तो वो आ ही नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता वो कैसे A कैटेगरी में आएंगे, आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है ना किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने स्टेट के उसमें जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपके कैंडिडेट को 680-700 के बीच में मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है ना एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज कोई यानी दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। आपको NRI में C कैटेगरी सीट ही लेना है। फी स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि वक्त की बड़ी तंगदस्ती है, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसमें से जो है ना बहुत जो अहम हैं उनको जो है ना कवर करते जा रहा हूँ। कि अगर आप लोगों को और कोई डाउट्स हैं आपके जो है ना, तो वो आप मुझे जो है मेरे फ़ोन नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स में जो है ना आप TV के कमेंट्स में आप डाल दीजिए। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको जो है ना एड्रेस किया जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो मेरा नंबर ले लीजिए। मेरा नाम है अब्दुल रब आरिफ, मेडिकल काउंसलर। 9885001992।
988-500-1992 और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं, तो कोड तो लगेगा 91। अगर कोई बाहर के हैं तो इंडिया का कोड 91 होगा, तो आप 91 लगा के भी मुझे कर सकते हैं। लोकल हैं तो आप लोग जो है ना इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये भी मत सोचिए कि रात बहुत हो गई है साहब कुछ सोचेंगे, ऐसा नहीं है। आप रात 4 बजे भी मुझे फ़ोन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। कि अभी हमने जो बात की है सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की हद तक ही मेरी ये जो है ना यानी बातें थी। आगे के जो मराहल हैं, इसके बाद के जो ये वो रहेंगे, तो उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के जैसे जैसे सवालात आते जाएंगे इंशाअल्लाह उनको एड्रेस करने के लिए हम उसके अलग अलग फिर से प्रोग्राम बनाते जाएंगे, आप लोगों को पेश करते जाएंगे। अब इसके बाद का जो मरहला है वो जो है ना करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो के बाद में सिटी डिक्लेरेशन आएगा। सिटी डिक्लेरेशन के बाद में आपका एडमिट कार्ड जो है ना डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा। अपलोड कार्ड होने के बाद में उसमें जो है ना आपको सारी चीज़ें जो है ना बताई जाएंगी कि आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपका सेंटर को कैसे जाना है, टाइम कौन सा टाइम से कौन सा टाइम तक एग्ज़ाम रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद का जो है ना रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद में जो है ना आपको मौका दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। उसके बाद में लिस्ट बनेगी, सेंट्रल लिस्ट बनेगी, एमसीसी को जाएगी, स्टेट लिस्ट बनेगी। कई मराहल हैं। इंशाल्लाह ये मामला हमारा जो है ना आने वाले नवंबर से दिसंबर तक फिर चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। एक और गुजारिश मेरी जो है नाज़रीन से और बिलखुसूस उम्मीदवारों से ये है कि आप HRTV को फॉलो करते रहिए। हमारे जो इसके एडिटर इन चीफ हैं जनाब सैयद अज़मत अली शाह साहब, वो बड़े ही जो है ना तालीम को लेकर बिलखुसूस तलबा के ताल्लुक़ से बहुत मुतफ़क्किर रहते हैं और वो आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं कि आप HRTV को जो है ना कि आप उसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपने जो है ना ख़यालात का इज़हार कीजिए। तो इंशाल्लाह आगे और भी हम प्रोग्राम करेंगे। अगर ताउन रहा हमारे HRTV का मेरे साथ तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे यार जिंदा सोहबत बाकी मिलते रहेंगे अगर खुदा मिलाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे और आपकी मुख्तसर सी इस गुफ्तगू में आपको तमाम सवालात के जो आपके अंदर जो इश्कालात थे वो उसके जवाबात आपको हासिल हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे इस वक्त नीट काउंसलिंग में जो है वो आएँ और आगे तरक्की करें। मैं HRTV के इस प्रोग्राम के अंदर आप तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने इस खुसूसी प्रोग्राम को दिलचस्पी के साथ देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस HRTV के साथ जुड़े रहें और आपके कुछ मज़ीद सवालात हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी आप जो है सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले किसी नशिस्त में हम अब्दुर्रब साहब से फिर हम ज़रूर आपके सवालात के जवाबात लेंगे। इसी के साथ ये आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। अस्सलामु अलैकुम।